नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। 18-19 दिसंबर को एचटेट की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से हुई। 1,87,951 अभ्यर्थियों को 291 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देने के लिए वो पहुंचे। परीक्षा देने वालों में 1,29,000 से ज्यादा परीक्षा देने वाली महिला परीक्षार्थी थी। बता दें कि 18 दिसंबर को पीजीटी लेवल 3 की परीक्षा आयोजित की गई, तो वहीं 19 दिसंबर को टीजीटी लेवल 2 और लेवल 1 की परीक्षा हुई। कल परीक्षा देते हुए शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने 8 नकलची पकड़े, तो वहीं दूसरे दिन 5 नकलची कैमरे में नकल करते हुए पकड़े गए। इसी जगह से एचटेट परीक्षाओं का आगाज किया गया था। इसी कंट्रोल रूम से हमने दिखाया था किस तरह से परीक्षाओं की लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही साथ ये भी दिखाया था कि लाइव नकल कैसे होती है, किस तरह से परीक्षार्थी चीटिंग कर रहे थे। उन परीक्षार्थियों को भी कैमरे की नज़र में दबोचा गया था। ये वो तस्वीरें हैं 22 जिलों के अलावा बहादुरगढ़ और महेंद्रगढ़ की तस्वीरें हैं, यानी 24 जगहों पर जिस तरह से परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। कुल अगर मैं विद्यार्थियों की बात करूं, 1,87,951 परीक्षार्थी 291 परीक्षा केंद्रों पर बैठे थे। हालांकि अगर बात करें सिलसिलेवार तरीके से, पहले दिन यानी 18 तारीख को जो परीक्षा आयोजित की गई थी, पीजीटी लेवल 3 की परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें अनुचित साधन प्रयोग के 8 मामले दर्ज किए गए थे। इस परीक्षा में कुल जो है अगर परीक्षार्थियों की बात करें, 70,733 परीक्षार्थी 244 परीक्षा केंद्रों पर अपीयर हुए थे, बैठे थे। दूसरे दिन की यानी आज सुबह की बात करूं, आज सुबह जब 10 बजे परीक्षा प्रारंभ हुई थी, हरियाणा के कुल 267 परीक्षा केंद्रों पर 77,510 परीक्षार्थी अपनी किस्मत आजमाने के लिए बैठे थे। और उस परीक्षा में भी कहीं ना कहीं 10 नकलची दबोचे गए थे अनुचित साधन प्रयोग के इस हाईटेक तकनीक के जरिए। साथ ही साथ बताना चाहूँगा, देर शाम अभी जो परीक्षा जिसका अवसान हुआ है वो परीक्षा थी पीआरटी यानी जेबीटी की, भावी अध्यापकों की परीक्षा। और इस परीक्षा में भी अनुचित साधन प्रयोग के 5 मामले दर्ज किए गए थे। 140 परीक्षा केंद्रों पर 39,708 परीक्षार्थियों ने अपनी किस्मत आजमाई थी। यह हाईटेक तरीके से बनाया गया कंट्रोल रूम उन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अगर होता जिनमें धांधली की अक्सर शिकायतें मिलती हैं, तो निश्चित तौर पर माना जा सकता है कि विद्यार्थियों यानी उन अभ्यर्थियों, उन बेरोजगार युवकों की किस्मत के साथ खिलवाड़ ना हो। लेकिन बहरहाल बोर्ड भी कहीं ना कहीं अपनी पीठ थपथपा रहा होगा, दूसरी ओर सरकार भी पीठ थपथपा रही होगी, क्योंकि जिस तरह से जिस कदर ये परीक्षाएं चप्पे चप्पे पर निगरानी के जरिए संचालित करवाई गई थी, सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में, तीसरी आंख की निगरानी में, तो बेहद कहीं ना कहीं सुकून भरी बात है सरकार के लिए, प्रशासन के लिए, और यूं कहिएगा कि समूचे विद्यालय शिक्षा बोर्ड प्रबंधन के लिए कि इन परीक्षाओं का सही तरीके से संचालन किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित तिवारी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। गुरुग्राम में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। 3 कृषि कानूनों के निलंबन के बाद पहली बार बैठक हुई। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस कार्यक्रम में उद्घाटन किया। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने कहा कि बैठक में कृषि कानूनों के विरोध के साथ साथ इसके आसपास के कई हितों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई स्कीम ऑफ इंटरेस्ट के साथ किसानों तक कैसे पहुंचे और अन्य पहलुओं पर चर्चा की गई। उन्हें प्राकृतिक खेती से कैसे जोड़ा जाए। बैठक में आगामी चुनावों के लिए रणनीति और महत्वपूर्ण चुनावों से पहले किसान समुदाय तक कैसे पहुंचना है, इस पर भी चर्चा की गई। मोर्चा की इस बैठक में चर्चा के लिए हमारे साथ है किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार चाहर जी। बीजेपी किसान मोर्चा की आज की ये बैठक थी, सबसे पहले तो क्या कुछ निर्णय लिए गए, किस तरीके के प्रस्ताव आज की इस बैठक में रखे गए? देखिए, राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया है। देश में विभिन्न प्रकार की किसान हितों की जो योजनाएं लाई गई हैं माननीय मोदी जी के द्वारा, तो उनको आभार प्रकट किया गया है, उनको धन्यवाद दिया गया है। सहकारिता के क्षेत्र को भी अभी नया मंत्रालय जो बनाया गया उसके लिए भी माननीय मोदी जी का आभार व्यक्त किया है। और आने वाले समय में अनेक प्रकार के कार्यक्रम किसान मोर्चे की इकाई को गांव तक ले जाना, ग्राम पंचायतों में किसानों के मित्र, किसान संयोजक बनाना और किसानों की टीमें खड़ी करना, जिससे गांव स्तर पर किसानों की योजनाओं के बारे में भी बताया जा सके और खेती खलिहान के बारे में भी किसानों को जानकारी दी जा सके, उसके लाभ दिए जा सके। सरकार के बीच में और किसान के बीच में एक सेतु के रूप में किसान मोर्चा काम करेगा, ऐसा हम लोगों ने संकल्प किया है। हम एक बात करें, क्योंकि पिछला 1 वर्ष की अगर बात करें, क्योंकि एक आंदोलन के तौर पर लगातार बीजेपी की खिलाफत होती रही थी, अब आंदोलन में तीनों कृषि कानून तो वापस ले लिया। किस तरीके से तमाम लोगों तक ये संदेश किसान मोर्चा पहुंचाएगा कि वो कृषि कानून बेहतर थे? देखिए, मेरा मानना यह है कि बड़ी संख्या में, या मैं कहूँगा कि
2-4-5% क्षेत्र को छोड़कर पूरे देश भर का किसान ये समझ गया था कि मोदी जी अगर कोई कानून लाए हैं तो निश्चित रूप से किसानों के हित के लिए ही लाएंगे, गलत कानून वो कभी बना ही नहीं सकते। तो किसान तो संतुष्ट था, लेकिन उसमें राजनीति किस प्रकार की हुई, किस प्रकार का एक वातावरण पैदा किया गया, किसान के कंधे में बंदूक रख के राजनीति की गई, लोगों को बरगलाने का काम किया गया। लेकिन एक प्रश्न ये था कि भाई आज देखिए किसानों का एक मान सम्मान मानी मोदी जी ने रखा है। किसान चाहे भले ही एक वर्ग था, लेकिन मोदी जी ने उनको भी सम्मान दिया। भाई 3 कृषि विधेयकों को वापस लिया। अब कहीं किसान पर कोई किसी प्रकार का किसान के द्वारा ऐसी कोई नेगेटिव चर्चा सरकार के खिलाफ नहीं है। अब देखिएगा अब वो लोग परेशान हैं जो लोग कभी कहा करते थे कि अब राजनीति हम कैसे करें, किसान का डर दिखाते थे, एमएसपी का डर दिखाते थे, जमीन चली जाएगी ये डर दिखाते थे। अब जिनकी राजनीतिक जमीनें खिसक गई हैं, जिन राजनीतिक दलों की, वो अपनी जमीन बचाने की अब चिंता में लग गए हैं कि आगे क्या करें। नहीं, अगर हम बात करें, गुरनाम सिंह चंदौली ने पंजाब में पार्टी का ऐलान करा हर विधानसभा में चुनाव लड़ने का। राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश में सब जगह जा रहे हैं और खिलाफत बीजेपी की बात, कानून केंद्र सरकार की अभी भी खिलाफत की बात कहीं ना आम जनमानस को, आम किसानों को उनके मंसूबों की जानकारी हो गई है कि किस कारण से ये कृषि आंदोलन चलाने के नाम पर राजनीति कर रहे थे, वो उजागर हो गया। तो अब इसका अगर कहे तो जो नुकसान इस दौरान को विरोध रहा उसकी पूर्ति करेगा किसान? कोई नुकसान नहीं होने वाला। अब देखिएगा प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारी 5 प्रांतों में बने। तो चलो, ये इनका कहना है कि तमाम जो है किसान का जो कार्यकर्ता है, तमाम जो लोग हैं उनकी ड्यूटी लगाई जा रही है, किसान मोर्चा से जुड़े जो लोग हैं, ताकि वो गांव-गांव जा करके अब कृषि कानून के बारे में किसानों को बता सके। जो पिछला 1 वर्ष तक एक बड़ी चुनौती थी, उसको लेकर किस तरीके से वो बेहतर था कृषि कानून, ये तमाम लोगों को बता सके। इसको ऐसे ही तमाम प्रस्ताव आज यहाँ रखे गए हैं और खासकर चुनावी राज्यों पर नजर रहेगी। चुनावी राज्यों में जाकर के पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगे। ये तमाम ऐसे प्रस्ताव आज की इस बैठक में रखे गए थे। गुरुग्राम से कैमरामैन दिनेश के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। देश भर में आजादी का 75वां साल मनाया जा रहा है, तो वहीं हरियाणा बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को बेहतर ढंग से मनाएगी। इसकी जानकारी हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बीजेपी मंडलों की बैठक के दौरान दी। उन्होंने कहा कि बूथ स्तर पर मनाई जाने वाली जयंती में प्रदेश भर से 2 लाख लोगों की भीड़ जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने ये भी बताया कि नए साल में 23 जनवरी को प्रदेश में आजाद हिंद फौज के सिपाही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी धूमधाम से मनाई जाएगी। चंडीगढ़ चुनाव को लेकर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, कहा कि चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में बीजेपी की जीत होगी। और ये पहली बार है कि 360 मंडल की बैठक एक साथ 30,000 से अधिक कार्यकर्ता उन बैठकों में शामिल होंगे। अभी मैं बात मंडल की बैठक में था और इन मंडल की बैठकों में जहाँ हम 2 कामों के लिए प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री का धन्यवाद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कर रहे हैं हम अंत्योदय मेलों के लिए, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कर रहे हैं जो काशी विश्वनाथ में उन्होंने सुधार किया है। दिव्य काशी भव्य काशी, दिव्य काशी का जो आयोजन है उसके लिए हमने धन्यवाद किया है। हमने उन कार्यकर्ताओं को हम यह धन्यवाद किया है जो वैक्सीनेशन के काम में लगे हुए हैं, घर घर जाकर बादली कॉन्स्टिट्यूंसी में वो वैक्सीनेशन करा रहे हैं। 2 आगामी कार्यक्रमों की हमने योजना की है। अटल जी की जयंती आ रही है 25 तारीख को, हर बूथ पर अटल जी की जयंती मनाएंगे। हरियाणा भर में 2 लाख लोग उस जयंती में शामिल होंगे और 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती हम मनाएंगे। 75वां साल आज़ादी का 75 लोग तिरंगा लगा के अपने अपने गाँव में, अपने अपने वार्ड सुभाष जी का चित्र लगा और उन परिवारों का सम्मान करते हुए जिन परिवारों से आज़ाद हिंद फौज के सैनिक थे। देखिए, आप कवर कर रहे हो और बहुत अच्छा वातावरण है। हरियाणा की टीमें हर वार्ड में लगी हुई हैं। हमारे मेयर, हमारे डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर, हमारे सीनियर पार्षद सब काम को संभाले हुए हैं। पार्टी के बहुत सारे नेता लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि चंडीगढ़ में पार्टी। हरियाणा के परिवहन, खनन एवं कौशल विकास विभाग के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश में पढ़े लिखे युवाओं को मेरिट पर सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शहर में लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर बल्लभगढ़ शहर से वीटा प्लांट को हटाया जाएगा और ग्रामीण एरिया अथवा IMT एरिया में स्थापित किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा रविवार को बीजेपी के मंडल कार्य समिति की बैठक में शिरकत कर रहे थे। संदेश देने का प्रयास होगा, कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कीजिए। भारतीय जनता पार्टी की मंडल की कार्य समिति की बैठक है और बल्लभगढ़ मंडल की है। इसमें सभी वर्कर हैं, समिति के सदस्य हैं, पदाधिकारियों की मीटिंग, संगठन को किस तरह मजबूत रखा जाए और संगठन ही सबसे बड़ी है जी। और भारतीय जनता पार्टी का दुनिया का सबसे बड़ा संगठन जी। और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है।
देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के मंडल से लेकर ऊपर तक सब कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में काम करेंगे और पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। प्लांट को, किसानों को, दूध विक्रेताओं को मैं तंग करना नहीं चाहता जी। मेरा ये कहना है, वीटा का जो मिल्क प्लांट है ये आईएमटी के साथ किसी भी जहाँ पंचायत की ज़मीन है, और हम देख रहे हैं कि आईएमटी में उनको जगह मिले, कहीं पंचायत की कोई जगह मिले, तिगाम क्षेत्र में या पृथला क्षेत्र में जगह है, वहाँ पे प्लांट लगे और लोगों के आने जाने की सुगम रास्ते होंगे। सोनीपत में इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी जात पात का जहर को लोगों में घोल रही है और वातावरण को दूषित कर रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि 2005 में सरकार जाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने साजिश और षड्यंत्र रचकर उन्हें जेल भिजवाने का काम किया था। मुझे ये देख करके बहुत प्रसन्नता हुई कि लोग इस कुशासन के खिलाफ उन्हें जुड़े, और निश्चित रूप से भारत सामाजिक तौर पर विश्व के स्तर पर अपनी पहचान कायम करेगा। इसलिए केवल हरियाणा की बात नहीं है, समूचे भारतवर्ष में इस कुशासन का अंत करने में लोग अहम भूमिका निभाएंगे। चुनाव हुए, उनमें बीजेपी का दिवाला पिट गया। हिमाचल में 4 में से 3 सीट बीजेपी हार चुकी, राजस्थान में सारी सीटें हारी, हरियाणा में तो एक ही सीट थी जो बुरी तरह से सरकारी दुरुपयोग का मुकाबला करके लोगों ने साफ कर दिया। और उसी का परिणाम था कि मजबूर होकर के प्रधानमंत्री मोदी को तीनों कानून वापस लेने पड़े और किसानों की दूसरी सारी मांगें भी मान लेने का काम। तो परिस्थितियां बदल रही हैं। विकास के नाम पर कहीं ईंट नहीं लगी, स्कूलों में मास्टर नहीं है, अस्पतालों में दवाई नहीं है, बेड नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो फिर कर्जा किस बात का है? कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए भी हर महीने इनको कर्ज लेना पड़ता है। तो इससे साफ जाहिर है कि पैसा। रोहतक में संयुक्त किसान मोर्चा के नेता युद्धवीर सिंह ने गुरनाम चढ़ूनी को चेतावनी देते हुए कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा की लड़ाई सामाजिक है और चुनाव से उसका कोई सरोकार नहीं। युद्धवीर सिंह ने कहा कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने अगर चुनाव लड़ा तो संयुक्त किसान मोर्चा से अलग होना होगा। जब हम पानी बहता पानी भर लेते हैं ना, तो उसमें कई चीज आती है, फिर वो फिल्टर होता है। तो ये भी फिल्टर होगा संयुक्त मोर्चा भी, ये प्रोसेस है, इससे विचलित होने की जरूरत नहीं है। ये तो बहता पानी भरा गया, इसमें फिल्ट्रेशन होगा, इसमें साफ उभर के एक बढ़िया नेतृत्व निकलेगा। जिन भाइयों को दाएं बाएं शौक है वो निकल जाएंगे, सब सामने आ जाएंगे, किसी को कहना नहीं पड़ेगा। लेकिन अब ये संयुक्त मोर्चा रुकता नहीं। क्या संयुक्त मोर्चा गुरनाम सिंह चढ़ूनी को सपोर्ट करेगा? नहीं, कोई लेना देना नहीं। संयुक्त मोर्चे ने साफ कर दिया कि चुनाव की तरफ मुंह करके भी नहीं सोएंगे। ये सोशल मूवमेंट है, सोशल मूवमेंट ही रहेगा, और कोई राजनीति करेगा तो उसको इससे बाहर जाना पड़ेगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेवाड़ी के गांव मामड़िया ठेटर में स्थित कंटेनर बनाने वाली फैक्ट्री कल्याणी कॉस्टेक का निरीक्षण किया और वहां पर मौजूद एक बच्ची के हाथों रिबन कटवाकर उद्घाटन भी किया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गति और शक्ति विजन वाली सोच के साथ रेल मंत्रालय काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि अब छोटे किसानों, उद्यमियों और व्यापारियों को सुगम संसाधन मुहैया कराते हुए सरकार विकासात्मक कदम में सहयोग भी बन रही है। रेल मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सोच है कि ट्रांसपोर्ट चाहे वो सड़क के माध्यम से हो या फिर रेल या फिर जल के मार्ग से ही क्यों ना हो, इतना सुगम होना चाहिए कि छोटे किसानों, उद्यमियों और व्यापारियों को उसका भरपूर लाभ मिल सके। इसी उद्देश्य के साथ वो यहाँ का निरीक्षण करने पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि रेल मंत्रालय अब रेलवे स्टेशनों, विशेषकर पटरियों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दे रहा है।
अभी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से नई ट्रेनों को शुरू करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, क्योंकि विकास के साथ बचाव भी जरूरी है। बता दें कि इस कंटेनर फैक्ट्री के खुलने से स्थानीय युवाओं को भी 75% रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। नीचे करो। अंबाला शहर को निर्मल बनाने के लिए नगर निगम द्वारा अनोखी पहल की गई है। अंबाला शहर के 20 वार्डों को निगम के 10 अधिकारियों द्वारा गोद लिया गया है। वार्ड में नए विकास कार्यों सभी समस्याओं का हल करवाने की जिम्मेदारी अब उस अधिकारी की होगी जिसने वार्ड को गोद लिया है। निगम अधिकारी के अनुसार शहर में नालियों को कवर करने और नालों पर बने अवैध निर्माण को हटाने का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। इसके अलावा शहर में लगे अवैध बैनरों, पोस्टरों पर कार्रवाई और रात के समय सफाई का टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। निगम अधिकारी ने बताया कि सर्व सर्वेक्षण 2022 में शहर को अव्वल लाने के लिए मास्टर प्लान बनाया गया है। करनाल में सरकार की तरफ से खेलो इंडिया का कार्यक्रम किया गया, तो वहीं प्रदेश सरकार खेलो इंडिया में सरकार बेटियों को बढ़ावा दे रही है। खेल नीति के तहत खेलो इंडिया में लड़कियों की भागीदारी भी बढ़ती जा रही है। सूबे के मुखिया सीएम मनोहर लाल ने खेल नीति को अच्छा बताया। जिले में 2 दिनों तक चलने वाले इस ट्रायल के पहले दिन महिला फुटबॉल और बास्केटबॉल टीम के लिए खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया शुरू की गई। ट्रायल में फुटबॉल के लिए करीब 170 और बास्केटबॉल के लिए 80 महिला खिलाड़ियों ने भागीदारी की। चयन प्रक्रिया के दौरान महिला खिलाड़ियों के बीच कड़े मुकाबले देखने को मिले। ट्रायल का निरीक्षण करने पहुंचे पूर्व ओलंपिक खिलाड़ी और खेल विभाग के डिप्टी डायरेक्टर गिरिराज ने खेल अधिकारियों को निर्देश दिए कि खिलाड़ियों का चयन प्रतिभा के आधार पर पारदर्शी तरीके से किया जाए। यमुनानगर के हथिनीकुंड बैराज के अपस्ट्रीम में डैम बनाया जाएगा, जिसमें लाखों क्यूसेक पानी स्टोर हो सकेगा। फिर पूरा साल इसी पानी से दिल्ली, हरियाणा समेत विभिन्न राज्यों को पानी सप्लाई की जाएगी। तो वहीं अपस्ट्रीम में डैम बनने से हर साल हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में आने वाले बाढ़ से होने वाले नुकसान से भी मुक्ति मिलेगी। बता दें कि हथिनीकुंड बैराज से देश के 5 राज्यों को पानी का बंटवारा होता है। हर साल बारिश के सीजन में पहाड़ों पर भारी बारिश के चलते यमुना उफान पर आ जाती है, जिसके कारण हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली को बाढ़ से भारी नुकसान होता है। इस नुकसान से बचने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 17 मार्च 2020 को हथिनीकुंड बैराज का दौरा करके अधिकारियों को बैराज के अपस्ट्रीम में डैम बनाने की संभावना तलाशने के आदेश दिए थे। सिंचाई विभाग ने इसके लिए सर्वे शुरू कर दिया है। सर्वे की प्राथमिकता सूचनाओं के मुताबिक इसमें 13 गांव की भूमि आएगी, जिसमें से 9 गांव हिमाचल प्रदेश के हैं। इस बारे में सिंचाई विभाग द्वारा जल्द ही रिपोर्ट तैयार करके सरकार को भेजी जाएगी। नहीं, इसमें हमारे सीएम साहब ने एक प्रपोजल दी थी कि अब जब ये पिछले 17 मार्च 2020 को यहाँ हथिनीकुंड बैराज पे सीएम साहब की विजिट थी, तो उन्होंने कहा भी हथिनीकुंड बैराज से ऊपर एक डैम बनाया जाए, उसकी प्रपोजल को चेक किया जाए क्या वो फिजिबल है क्या नहीं है, ताकि वो जितना यमुना का पानी हमारा नीचे आके फ्लड में डैमेज करता है उसको हम स्टोर करके बाकी 9 महीने बिना फ्लड के सीजन के, जैसे बाखड़ा से हम पानी लेते हैं, उसको हम यूटिलाइज कर सकें। तो उसके लिए फिर एक वेबकोस्ट से हमने एक रिपोर्ट तैयार कराई थी, कंसेप्ट रिपोर्ट। तो उन्होंने कहा था हाँ ये यहाँ पर बन सकता है। तो उसके लिए अब एरिया का सर्वे करने का, भाई इसमें एरिया में क्या क्या जगह आएगी, कितना एरिया कवर्ड होगा, सबमर्ज्ड होगा, उसका एक सर्वे करवाना अभी स्टार्ट किया है। एक प्राइवेट फर्म को टेंडर दिया है उसका, वो अभी 10-15 दिन में उसकी रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी। क्योंकि डिपार्टमेंट ने एज ए नॉलेज पार्टनर जो हमारे हरमेल सिंह जी पहले EIC थे, उनको एडवाइजर लगाया हुआ है इस प्रोजेक्ट के लिए। कुरुक्षेत्र की शाहबाद पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब पुलिस ने शाहबाद इलाके में गुप्त सूचना के आधार पर बंद दुकान से शराब का जखीरा बरामद किया। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने दुकान मालिक को बुलाकर अंदर रखी भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की। पुलिस ने मौके से 52 पेटी अवैध शराब और 7 पेटी बियर बरामद की। हालांकि आरोपी मौके से फरार हो गया, लेकिन दुकान मालिक से मामले की गहनता से पूछताछ की जा रही है। बता दें कि शाहबाद पुलिस इन दिनों लगातार नशा तस्करों पर शिकंजा कसे हुई है। इसी कड़ी में युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पहाड़ी राज्यों में लगातार हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप जारी है।
हरियाणा समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में सर्दी का सितम शुरू हो गया है। प्रदेश के कई जिलों में सुबह और शाम ठंड बढ़ने से लोगों की कपकपाती छूट रही है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव समेत कई उपाय कर रहे हैं। 2 दिनों से जारी शीतलहर के बाद महेंद्रगढ़ जिले में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। 2 दिन से जिले में ठंड का टॉर्चर बढ़ गया है। सुबह का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे खेतों में कोहरे की सफेद चादर बिछाई दी। ज्यादा कोहरा पड़ने से फसलों को नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। सिरसा में जाम मुक्त करने के लिए प्रशासन लगातार कदम उठा रहा है। पहले जहां पर बसों का परिचालन शहर के भीतर से बंद किया गया, सभी रूटों की बसों को महाराणा प्रताप चौक से बरनाला रोड होते हुए निकालने का शुरू किया गया। अब कोई भी बस के भीतर से नहीं जाएगी। इसके बाद प्रशासन ने बाजार में व्यवस्था संभालने की कोशिश शुरू कर दी है। हिसारिया बाजार को वन वे करने का फैसला लिया गया। इस बाजार में भीड़भाड़ ज्यादा रहती है। करीब आधा किलोमीटर का रास्ता अब वन वे होगा। परशुराम चौक से वाहनों को प्रवेश दिया गया। भगत सिंह चौक से सीधे घंटाघर चौक तक वाहन जाएंगे। कैथल के उपमंडल कलायत में जनता किराना स्टोर के मालिक रामफल से 50 लाख की फिरौती मांगने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। दोनों शातिर सोनू कलायत के गांव बड़सीकरी और मोनू कालवान जिला जींद का रहने वाला है। बता दें कि इन बदमाशों ने किराना स्टोर मालिक से 3 दिसंबर को फोन किया था। बन्नी गैंग से बोल रहा हूं, हमारे गैंग के पास पैसे खत्म हो गए हैं, उन्हें पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए 50 लाख की फिरौती दे दो, नहीं तो गोलियां चलेंगी और तुम मारे जाओगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।